हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। पिछले दिनों हमने सामाजिक अध्ययन में हमारे अतीत से व्यापार से साम्राज्य तक इस पाठ का हमने अध्ययन किया था। इसके तहत हमने जाना था कि एक कंपनी जिसका कि नाम ईस्ट इंडिया कंपनी होता है, वो भारत व्यापार करने के लिए आता है और धीरे धीरे बंगाल क्षेत्र में अपना व्यापार फैलाता है। शुरू में उन्होंने भारतीय कपड़ों तथा मसालों आदि का व्यापार शुरू किया, जिसका कि यूरोप में ज़बरदस्त मांग था। तो व्यापार उनका बढ़ता गया और उन्होंने शुरू में बंगाल से व्यापार शुरू किया। 1651 ईस्वी में उन्होंने बंगाल में एक व्यापारिक कोठी की स्थापना की और वहाँ से वो व्यापार करते रहे। तत्कालीन समय में जो बंगाल का नवाब था उसको भी हमने अध्ययन किया था। बंगाल का जो अंतिम जो नवाब सिराजुद्दौला, उसके साथ कंपनी का टकराव चलता रहा। कई मुद्दे थे टकराव के और चालाक अंग्रेज़ अंततः बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को 1757 ईस्वी में परास्त कर दिया और बंगाल पर अधिकार कर लिया। अब बंगाल में जो कंपनी पहले व्यापार करती थी, अब कंपनी स्वयं वहाँ का नवाब बन बैठा। धीरे धीरे कंपनी का शासन फैलता गया। उसके बाद उन्होंने दक्षिण पर ध्यान दिया। दक्षिण का शासक आप जानते हैं, उस समय प्रभावशाली शासक थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के साथ कई बार युद्ध हुए, 4 बार युद्ध हुए। अंतिम युद्ध था 1799। श्रीरंगपट्टनम किला की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान शहीद हुए और मैसूर पर भी बंगाल अनेकी नवाब का अधिकार अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। टीपू की हार के बाद कंपनी का प्रभाव बढ़ता गया। उसके बाद उन्होंने पश्चिम भारत पर ध्यान दिया। पश्चिम भारत में मध्य भारत तथा पश्चिम भारत में मराठों का शासन था। मराठों से भी कई बार उनका युद्ध हुआ, मराठों को परास्त किया। तो इस प्रकार से लगभग 75% भूभाग पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। अंग्रेज़ों ने कई नीति अपनाए, जिसमें आपने डलहौजी का विलय नीति को भी पढ़े पिछले पार्ट में, यानी कि सीधे शब्दों में कहा जाता है राज्य हड़पने की नीति। उन्होंने ऐसा नियम बनाया कि किसी भी राजा का या किसी भी सुल्तान का यदि कोई वारिस नहीं होता है, पुरुष वारिस, तो उस राज्य को अंग्रेज़ी यानी कि कंपनी के शासन में यानी कि अंग्रेज़ी राज्य में शामिल कर लिया जाएगा। तो इस नीति का भी विरोध हुआ। तो इस नीति से कई सारे राज्य भारत के जिनका कि कोई वारिस नहीं था, अंग्रेज़ी राज्य में शामिल कर लिए गए। यानी कि अंग्रेज़ों की जो नीति थी, यानी कि एन केन प्रकारेण कोई भी नीति अपनाकर वो यहाँ यानी कि अपना वर्चस्व फैलाना चाहते थे। इस प्रकार से हमने जाना पिछले अध्याय में कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी और अपने प्रभाव को यानी कि बढ़ाते हुए भारत के जो पूरा भौगोलिक उपनिवेश था, यहाँ की एक
बड़ी भौगोलिक उपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक आने से यह प्रक्रिया और तेज़ हो गई, क्योंकि पहले तो लोग जो आते थे बड़े बड़े यानी कि व्यापारिक नावें बनाकर, और शुरू में वो दक्षिण अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए आते थे। बाद में ये स्वेज नहर बना और वहाँ से 3 सप्ताह में ही वो भारत पहुँचने लगे। जब यात्रा सुगम हो गया तो इंग्लैंड से बहुत सारे लोग यानी कि अपने परिवारों के साथ भारत आने लगे, व्यापार करने के लिए, नौकरी करने के लिए, कंपनी की नौकरी करने के लिए। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो गया। देश के शेष भूभाग पर भी कंपनी का भले ही प्रत्यक्ष प्रभाव न रहा हो, लेकिन अप्रत्यक्ष प्रभाव भारत के शेष भूभाग पर भी था। इस प्रकार व्यावहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। यहाँ तक अध्ययन हमने पिछले पाठ में कर लिया था। आज हम एक नया पाठ शुरू करेंगे, जिसका कि आप यानी कि उन अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से अपने शासन व्यवस्था को संभाला, गांव देहात से लेकर, शहर से लेकर गांव देहात तक उन्होंने किस प्रकार से अपने शासन को स्थापित किया। आइए इसका अध्ययन करते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक चित्र, इस चित्र को देख लीजिए। ये ध्यान से देख लीजिए चित्र को। ये देखिए, ये अंग्रेज़ है जो राउंड बना दिया मैंने। ये लॉर्ड क्लाइव बंगाल के नवाब से दीवानी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करते हुए, ये क्लाइव जो था अपने महत्वपूर्ण घटनाओं को चित्रित करने के लिए एक चित्रकार रखे हुए थे। अपने जीवन की यानी कि जो अच्छे समय का, महत्वपूर्ण घटनाओं का जो प्रसंग था, उस प्रसंग का चित्र उन्होंने एक चित्रकार से बनवाया था। वो चित्र ये है, आप देख लीजिए, यानी कि दीवानी प्राप्त करते हुए। तो आइए आज हम शुरू करेंगे ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। किस प्रकार से राज्य बंगाल आदि क्षेत्र पर अधिकार जमाने के बाद उन्होंने गांव देहात तक किस प्रकार से शासन स्थापित की, इसका अध्ययन इस पाठ के अंतर्गत करेंगे। ठीक है ना। इस पाठ को हम 2 पार्ट में विभक्त करके अध्ययन करेंगे। आज इस पाठ का कुछ अंश आज अध्ययन करेंगे और नेक्स्ट टर्न पर इसका शेष भाग का अध्ययन किया जाएगा। तो आइए इसका अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। कंपनी दीवान बन गई। बारह अगस्त
1765 को मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठीभर अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी, लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेज़ों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। वास्तव में ये चित्र आपको दिखाया गया बंगाल की दीवानी प्राप्त करते हुए, अर्थात दीवानी का मतलब बंगाल का राजस्व वसूल करने का अधिकार। राजस्व भी समझ रहे हैं, टैक्स। आम जनता से, किसानों से, कामगारों से जो टैक्स लिया जाता है, वो टैक्स लेने का अधिकार कंपनी को मिल गया। तो वो चित्र था, एक बार फिर से देख लीजिए वो चित्र, ये अधिकार प्राप्त करते हुए। तो ये एक बड़ी घटना थी। भारत में प्यार पसरने का एक बड़ा मौका था ये, और इसको हाथों हाथ लिया। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई। अब उसे अपनी ज़मीन पर का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल रखना भी था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। देखिए, कंपनी का मूल मकसद तो था यानी कि जो कंपनी व्यापारिक कंपनी थी, व्यापार करना, लेकिन चालाक अंग्रेज़ यहाँ के शासक बन गए। ठीक, यानी कि कई सारे नीतियों को अपनाकर युद्धों में जीतकर चालाकी से यहाँ का शासक बन गया, लेकिन उनका मुख्य मकसद जो था वो व्यापार करना ही था। तो अब जब दीवानी प्राप्त करने का अधिकार उनको मिल गया, तो अब कोई ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कि कंपनी के जो बढ़ते हुए खर्च है वो खर्च भी पूरा हो सके, और यह भी ख्याल रखना था कि उनका जो व्यापार है वो व्यापार भी निर्बाध रूप से चलता रहे। अंग्रेज़ों को यह भी यानी कि समस्या थी, यानी कि समझना था कि वो एक बाहरी ताकत था, यहाँ के लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। तो उन पर शासन जमाए रखना, उन पर अधिकार जमाए रखना की एक बड़ी चुनौती थी। यहाँ के जो हारे हुए जो राजा महाराजा थे वो कहीं सर ना उठा सके, वो कहीं विद्रोह ना कर दे, इस बात का भी उनको ध्यान रखना था। अब ये काम कैसे हो? ग्रामीण क्षेत्र, देखिए तत्कालीन समय में ग्रामीण क्षेत्र ही आय के मुख्य स्रोत था। आजकल की तरह कल कारखाने, उद्योग वगैरह था नहीं, तो आय का मुख्य स्रोत लगभग खेती से ही आता था। तो अपने मन मुताबिक खेती कैसे करवाया जाए, ठीक है ना, अपने जो यूरोप के डिमांड के अनुसार कौन कौन सी फसल यहाँ उगाई जाए और वो कैसे उगाई जाए, ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें इस पाठ के अंतर्गत आप देखेंगे कि उन्होंने ग्रामीण इलाकों को भी अपना उपनिवेश कैसे बनाया और आय के संसाधन उन्होंने कैसे जुटाए, अधिकार किस तरह तय किया और मन माफिक फसलें उन्होंने कैसे कराई यहाँ की जनता से। इस पाठ के अंतर्गत आप इन सारे बातों का अध्ययन करेंगे। तो आप देखते हैं, देखिए कंपनी की आमदनी पॉइंट है हमारा, कंपनी की आमदनी, ध्यान दीजिए। कंपनी खुद दीवान तो बन गई, लेकिन अपने आप को वो एक व्यापारी ही मानती थी। अब जब दीवानी प्राप्त करने का अधिकार उनको मिल गया, तो वो चाहते थे कि यहाँ से अधिक भारी भरकम लगान प्राप्त किया जाए, और इसके लिए कोई नीति उनको लागू करनी थी। लेकिन शुरू में कोई भी नीति लागू करने में वो हिचकिचा रहे थे।
कोशिश ये कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल किया जाए और कम से कम कीमत पर यहाँ से सूती, रेशमी वस्त्र और अन्य सामान, मसाले आदि बहुत ही कम कीमत पर खरीदे जाए ताकि कंपनी को अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके। लेकिन तब तक यानी कि 1860 के आसपास वस्तु का मूल्य काफ़ी बढ़ चुका था, लगभग दोगुना हो चुका था। तो पहले कंपनी क्या करते थे, यहाँ से वस्तु खरीदने के लिए, कोई भी सामान खरीदने के लिए इंग्लैंड से सोना चांदी लाते थे। सोना चांदी के बदले, ठीक है ना, सोना चांदी को रुपए में कन्वर्ट करके बाद में यहाँ से वो सामान खरीदते थे। अब जब बंगाल का राजस्व वसूल करने का अधिकार उनको मिल गया तो अब उनको इंग्लैंड से सोना चांदी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ से जो लगान इकट्ठा होता था, ठीक है ना, उसी पैसे से वो यहाँ से सामान अब खरीद सकते थे। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, अब वस्तु का मूल्य बढ़ गया, उसी हिसाब से उन्होंने लगान भी बहुत ज़्यादा कर दिया, बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिए किसानों पर, कामगारों पर, मजदूरों यानी कि सामानों पर, हर तरह के वस्तुओं पर जो है उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए। और ख़ासकर खेतीहर किसानों के लिए और कामगार जो बुनकर वगैरह थे उनके लिए काफ़ी अधिक मात्रा में टैक्स बढ़ा दिए। अब जिस वजह से अर्थव्यवस्था धीरे धीरे संकट में पहुंच गया। कारण था कि जो कारीगर थे, जो किसान थे, वो यहाँ से भागने लगे, यहाँ से भागकर अन्यत्र जाने लगे, क्योंकि वो इतना माने कि लगान का बोझ कुछ इतना था कि वो चुका नहीं पा रहे थे। तो अपना ज़मीन जायदाद या अपना कारोबार छोड़कर यहाँ से वो भाग रहे थे। इस वजह से यहाँ का जो खेती वगैरह था वो धीरे धीरे चौपट होने लगी। ये एक चित्र देख लीजिए, कामगार किसान जो उपज तैयार करते थे या जो चीज़ें बनाकर लाते थे, एक हाट का चित्र है, एक बाज़ार का चित्र है। इन बाज़ारों में जो है वो लेके आते थे व्यापारी, अंग्रेज़ व्यापारी यहाँ पहुँचते थे और उनसे बहुत ही कम कीमत पर सामान खरीदते थे और किसानों से या कारीगरों से सामान जो ये किसान या कारीगर सामान जो बेचते थे कम दाम पर बेचने को मजबूर थे, इसलिए तो भागना पड़ा उनको। इसी बीच एक और समस्या और पैदा हो गई कि ये 1770 में बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ा। 1770 में अकाल समझते होंगे आप, बारिश का ना होना। और ये जो अकाल था, बंगाल का अर्थव्यवस्था, जो भी बची कुची अर्थव्यवस्था थी वो भी बिल्कुल चौपट हो गया। इस अकाल से लगभग 1/3 जनता मारे गए। लगभग 3 करोड़ उस समय बंगाल की आबादी थी। बंगाल प्रांत आजकल से बहुत बड़ा प्रांत था। इसमें उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र ये बंगाल प्रांत में आते थे। काफ़ी बड़ा प्रांत था। तो लगभग 3 करोड़ जनसंख्या थी, लगभग 1 करोड़ जनसंख्या इस अकाल में मारे गए। तो इससे भी जो है अर्थव्यवस्था बिल्कुल बंगाल का चौपट हो गया। अब अंग्रेज़ महसूस करने लगे कि यदि यहाँ शासन बनाए रखना है और व्यापार सुचारू रूप से चलाना है या लगान वसूल करना है, तो लगान देंगे कौन? किसान, ठीक है ना, कारीगर, बुनकर, मजदूर। तो इनकी स्थिति में यदि सुधार नहीं होगी तो उनको अधिक से अधिक टैक्स भी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए उन्होंने खेती में कैसे सुधार किया जाए, इस पर उन्होंने ध्यान दिया। अब इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसके तहत उन्होंने खेती की में सुधार की ज़रूरत, ये पॉइंट आप देख रहे हैं, इसके तहत उन्होंने एक नई व्यवस्था कायम की। वो नई व्यवस्था है
स्थाई बंदोबस्त, ये स्थाई बंदोबस्त इसको ज़रा समझना है। देखिए स्थाई बंदोबस्त क्या है। ये 1793 में स्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। इसमें इस बंदोबस्त का जो नियम था, यानी कि इसका जो हिसाब था, वो तत्कालीन समय के जो राजा थे और तालुकदार थे उनको ज़मींदारों के रूप में मान्यता दी गई। राजा तो आप समझते होंगे, लेकिन तालुकदार नहीं समझते होंगे। तालुकदार वर्तमान समय में लगा लीजिए एक ब्लॉक का क्षेत्र 15-20 या 50 गांव मिलकर एक तालुका बनता था। तो उस तालुक का मालिक, एक बड़ा क्षेत्र का मालिक लगा लीजिए। तो बड़े बड़े क्षेत्रों को जो है ज़मींदारों में बांट दी गई। अर्थात अंग्रेज़ों का सोचना था डायरेक्ट जनता से कर वसूल न करके व्यवस्था इन लोगों को दे दी जाए और टैक्स का दर भी थोड़ा सा कम करके रखा जाए। तो टैक्स वसूल करने में जो मेहनत है, जो दिक्कतें हैं और जो धन खर्च होगा वो भी बचेगा और अंग्रेज़ों को नियमित रूप से जो है टैक्स मिलता रहेगा इन तालुकदारों तथा राजाओं के माध्यम से, अर्थात ज़मींदारों के माध्यम से। तालुकदार और राजा नहीं रहे बल्कि अब ज़मींदार बन गए, ज़मींदार बना दिया उनको, जो प्रभावशाली लोग थे तत्कालीन समय के भारतीय लोग उनको। और जो लगान था, जो लगान जमा करना था, वो जो है स्थायी रूप से तय कर दिया गया। अर्थात जो राशि चुकाई जानी थी उसको जो है स्थायी रूप से वो राशि तय कर दी गई और ये इसमें कहा गया कि आने वाले समय में उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी, इजाफा नहीं किया जाएगा। तो इससे अंग्रेज़ों को लगता था कि अंग्रेज़ों को नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और ज़मींदारों को ज़मीन में सुधार करने के लिए कुछ खर्च भी बचते रहेंगे। अर्थात ज़मींदार ज़मीनों की सुधार करने के लिए, ज़मीनों की सुधार होगी तो खेती बढ़िया होगा, फसल अच्छी आएगी तो व्यापार उनका बढ़िया चलेगा, किसान समृद्ध होगा तो सरकार को भी फ़ायदा होगा। ये एक अच्छी सोच थी उन लोगों के लिए। लेकिन इसमें आप देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस जो स्थायी बंदोबस्त, ध्यान दीजिएगा प्रश्न में भी आएगा स्थायी बंदोबस्त क्या था। स्थायी बंदोबस्त के तहत एक बार आपको फिर से याद दिला दूं कि जो राजा थे, तालुकदार थे, राजा तालुकदारों को हटाकर व्यवस्था करने के लिए ज़मींदारों को जिम्मेदारी सौंप दी गई राजस्व वसूल करने का। ठीक, और कितना राजस्व यानी कि चुकाना है उसके लिए भी स्थायी रूप से तय कर दिया गया और भविष्य में और इसमें वृद्धि नहीं की जाएगी ऐसा कहा गया। और इससे उनको लगता था कि ज़मीन में सुधार करने के लिए ये जो ज़मींदार थे ये खर्च कर पाएंगे और खेती में सुधार होगा। अब इसमें कुछ समस्याएं बन गया। देखिए समस्याएं क्या थी। स्थायी बंदोबस्त ने भी क्या क्या समस्या पैदा कर दी। देखिए कंपनी का जो अफसर था उन्होंने बाद में देखा कि ज़मींदार ज़मीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे हैं, अर्थात टैक्स वसूल करने के बाद तयशुदा टैक्स तो अंग्रेज़ों को दे देते थे और बाकी जो बच जाता था जिसमें से कुछ अंश जो है किसानों की खेती में सुधार करने के लिए लगाना था वो ना करके वो अपने पास ही रख लेते थे। यानी कि वो ज़मींदार धीरे धीरे और यानी कि बड़े आदमी बन गए, बहुत धनाढ्य व्यक्ति बनते गए और इससे जो है खेती में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। किसान जो है और डूबते गए, अर्थात किसानों की स्थिति बद से बदतर होती गई। इस व्यवस्था से ज़मींदारों को भी परेशानी हुई। क्या परेशानी हुई? जब इतना टैक्स के बोझ से जब किसान टैक्स नहीं चुका पा रहे थे, किसान अपने खेतों को छोड़कर भाग रहे थे, तो ज़मींदार भी राजस्व चुकाने में असमर्थ हो रहे थे। तो ऐसे ज़मींदारों की ज़मीन छीन ली जाती थी जो समय से तयशुदा रकम अंग्रेज़ों को नहीं दे पाते थे। उनके ज़मीन छीन कर उनके ज़मीन को नीलाम कर दी जाती थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे, थोड़ा सा स्थिति बेहतर हुआ। बाज़ार में
कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का भी धीरे धीरे विस्तार होने लगा। इसमें क्या हुआ, ज़मींदारों के आय में तो सुधार हुआ लेकिन अंग्रेज़ों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब चालाक थे अंग्रेज़ देख रहे, पहले जो उन्होंने बंदोबस्ती व्यवस्था कायम किया, इस बंदोबस्ती व्यवस्था में एक तयशुदा रकम अंग्रेज़ों को आ रहा था, ये बात को आपने नोटिस किया होगा। लेकिन अब उन्होंने देखा कि ज़मींदारों को फ़ायदा हो रहा है इससे, क्योंकि खेती में सुधार हुआ है, कुछ हद तक सुधार हुआ है, तो इससे ज़मींदारों को तो फ़ायदा हो रहा है, अंग्रेज़ों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो अब उन्होंने इसमें फिर से कोई सुधार करने की योजना बनाने लगे। ज़मींदार अभी भी ज़मीन की बेहतरी के लिए कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे, जो बच गए थे उन्हें भी अब बिना परेशानी का निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक ज़मींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल कर सकते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं थी, किसी को परवाह नहीं थी, आम जनता का यानी कि आम किसानों का किसी को भी परवाह नहीं था। शोषण यानी कि किसानों पर दोहरा शोषण था, अंग्रेज़ों का प्लस ज़मींदारों का। आप लगा लीजिए अंग्रेज़ों ने जो तय किया होगा, अब 1 बीघे ज़मीन पर लगा लीजिए 20 रुपया लगान तय किया गया, लगा लीजिए अंग्रेज़ों ने तय किया प्रति बीघा 20 रुपये आप लगान देंगे। तो आप क्या सोचते हैं 20 ही रुपये जो है किसानों को चुकाने पड़ते थे? बिल्कुल नहीं, वो उस 20 रुपये से कहीं ज़्यादा टैक्स चुकाना पड़ता था, कहीं 40 रुपये कम से कम टैक्स चुकाना पड़ता था। तो 20 रुपये अंग्रेज़ों को जमा कर देते थे, 20 रुपये अपने जेब में रख लेते थे। इस प्रकार से दोहरे मार की शिकार बन गई किसान। दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसानों ने जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। देखिए कितनी समस्या थी किसानों के लिए। यदि वो समय से लगान नहीं चुका पाया, फसल आ जाने के बाद अब कोई किसान कर्जा लेते थे महाजन से, कर्जा लेने के बाद खेती करते थे। खेती जब फसल आती थी तो आधी रकम तो उनको कर्जा चुकाने में लग जाता था और बाकी आधी रकम टैक्स चुकाने में, तो उनके पास कुछ भी नहीं बचता था। अब ऐसे में वो गुजारा कैसे करें, इसलिए जो है वो वहाँ से भागने लगे और जो टैक्स नहीं चुका पाए उनकी ज़मीन को जो है उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया गया। तो इस प्रकार से अब अंग्रेज़ों ने जब देखा कि उनकी आय में बढ़ोतरी नहीं हो रहा है तो उन्होंने फिर से एक नई व्यवस्था लागू की। अब उन्होंने जो व्यवस्था पहले लागू किया था, आपने देखा राजस्व बंदोबस्त, उसमें सुधार लाने की, उसमें कुछ और सुधार किया जाए। ये नई जो बंदोबस्त व्यवस्था था उसमें क्या सुधार करके एक नई व्यवस्था लागू करते हैं। देखिए नई व्यवस्था क्या किया उन्होंने देखा बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत, इस समय इसके ज़्यादातर इलाके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। एक अंग्रेज़ था जिसका नाम था होल्ट मैकेंजी, इन्होंने एक नई व्यवस्था तैयार की। इसके तहत इसको 1822 में लागू किया गया। वो व्यवस्था थी क्या, देखिए उन्होंने देखा कि गांव या समाज एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था और इसको बचाए रखना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कलेक्टरों के द्वारा गांव-गांव का दौरा करवाया, ठीक है ना, ज़मीन की नाप जोख करवाई और विभिन्न समूहों के, विभिन्न समाज के रीति रिवाज के अनुसार सारे चीज़ों को दर्ज करवाया अपने रिपोर्ट में। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़ा। अब एक गांव में लगा लीजिए 500 एकड़ ज़मीन है, किसके नाम से कितने ज़मीन है पूरे नापजोख करवाया। नापजोख करवाने के बाद एक अनुमानित टैक्स तय किया, ठीक है ना। अब वो जो टैक्स है वो टैक्स चुकाने के लिए उन्होंने गांव का एक समूह बनाया। लगा लीजिए एक गांव मिलकर या 2 गांव मिलकर ग्राम समूह बनाया। उस ग्राम समूह को उन्होंने महाल कहा। देखिए प्रश्न में आएगा, ध्यान रखिएगा, महाल, ठीक है ना। अब इस महाल से टैक्स वसूल करने का जो जिम्मा था वो गांव के जो मुखिया होते थे उनको सौंपा। पहले व्यवस्था क्या थी, देखिए राजा तथा तालुकदारों को हटाकर उन्होंने ध्यान दिया आपने कि
जमींदारों को सौंप दी, यानी कि ये बंदोबस्ती व्यवस्था था। बंदोबस्ती व्यवस्था में सुधार करके ये महाल व्यवस्था उन्होंने लागू किया। इसमें क्या किया उन्होंने, ग्राम समूह बनाया और ग्राम का जो मुखिया होता था, ठीक है ना, उस मुखिया को ये जिम्मा सौंपा गया कि गांव में जितने भी ज़मीन है पूरा टैक्स इकट्ठा करके आप जमा करोगे, ठीक है ना। इससे जो ज़मींदारों का जो शोषण था, उस ज़मींदारों के शोषण से बच जाएंगे किसान। तो इस प्रकार से उन्होंने ये व्यवस्था कायम की। इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये महाल यानी कि ग्राम समूह और ये महालवारी व्यवस्था, जैसे बंदोबस्ती व्यवस्था था, ठीक है ना, ऐसे ही महालवारी। इसमें अंतर क्या है, आपने ध्यान दिया? महालवारी यानी कि पहले जो ज़मींदारी व्यवस्था थी, ज़मींदार यानी कि राजा और तालुकदारों को हटाकर ज़मींदार बनाया गया और ज़मींदारों के द्वारा टैक्स वसूल किया गया। अब बाद में उसमें सुधार करके ज़मींदारों को हटा करके ये महलवारी व्यवस्था कायम की। इस महलवारी व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम समूह बनाया गया और उसके एक मुखिया बनाया गया, ग्राम प्रधान जो होता था, वही टैक्स वसूल करके जमा करेगा। इस प्रकार से व्यवस्था किया गया। इस व्यवस्था को महलवारी व्यवस्था कहा गया, ठीक है। तो महलवारी व्यवस्था भी हमने जान लिया। अब देखिए फिर एक तीसरा व्यवस्था लागू होता है, इसको मोनरो व्यवस्था कहा जाता है। मोनरो, पहले तो आप इन मोनरो का चित्र देख लीजिए। ये देखिए, ये मोनरो, टॉमस मोनरो नाम था इनका। ये मद्रास का गवर्नर था, मद्रास प्रेसिडेंसी का। प्रेसिडेंसी में बटा हुआ था उस समय। हम तो बंगाल प्रेसिडेंसी के बारे में पढ़ रहे हैं उस समय, और ये था बंगाल का गवर्नर टॉमस मोनरो। इन्होंने क्या किया, देखिए दक्षिण भारत में आपने ध्यान दिया होगा, दक्षिण भारत में यानी कि टीपू सुल्तान को हराया था। टीपू सुल्तान के राज्य को जो है जीत लिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। और ये काम किसने किया था, ध्यान है आपको? चलिए इस प्रसंग में थोड़ा सा देखते हैं। ये देखिए, उसका नाम था कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड हराकर, टीपू सुल्तान को हराकर वहाँ उन्होंने एक नई व्यवस्था कायम की थी जिसको कहा जाता है रैयतवारी व्यवस्था। तो इसके तहत उन्होंने देखा, ये रीड और मोनरो ने देखा कि दक्षिण भारत में कोई परंपरागत ज़मींदार नहीं थे। जैसे उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत में बड़े बड़े ज़मींदार थे या बड़े बड़े प्रभावशाली लोग थे, ऐसा कोई प्रभावशाली ज़मींदार वहाँ पर नहीं थे। तो उन्होंने वहाँ सीधे किसानों से ही जो है बंदोबस्ती करना चाहिए, किसानों से ही सीधे ही बात करके टैक्स वसूल करने का व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है ना। तो सीधे किसानों से टैक्स लेना या किसानों द्वारा व्यवस्था करना ही ये रैयतवारी व्यवस्था कहा जाता है, रैयतवारी। उन्होंने देखा कि कई पीढ़ियों से ज़मीन पर खेती करते हुए आ रहे हैं किसान, एक दो दिन से नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग जो है खेती करते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। इस मोनरो व्यवस्था को ज़रा थोड़ा सा और समझिए कि व्यवस्था क्या है कि लोग पीढ़ी दर पीढ़ी खेती करते हुए आ रहे हैं, किस में, यानी कि उस दक्षिण भारत में। और तो उनको ज़मीन पर उनका हक होना चाहिए और खेतों का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण करा के टैक्स तय करना चाहिए और किसानों का हित का भी ध्यान रखना चाहिए। तो उन्होंने एक बात देखी, एक अच्छी बात लिखा है कि अंग्रेज़ को पिता की भांति किसानों की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि यही किसान यदि अनाज उगा के दे रहे हैं, उत्पादन करके दे रहे हैं, तो यही किसान दे रहे हैं, तो उनके हित का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने ये रैयतवारी व्यवस्था कायम की। इस रैयतवारी व्यवस्था अर्थात सीधे किसानों से टैक्स लेना, एक रैयत तैयार करना, ठीक है ना। उसको एक बार फिर से देख लीजिए यदि आपको ध्यान नहीं आ रहा है तो। एक नई व्यवस्था उन्होंने कायम की जिसको रैयतवारी व्यवस्था कहा गया। और ये पूरे दक्षिण भारत में लागू किया गया, यानी कि वहाँ
कोई परंपरागत ज़मींदार नहीं थे, तो सीधे किसानों से ही बंदोबस्त किया उन्होंने, ठीक है ना। देखिए पहली व्यवस्था जो थी, जो पहली बंदोबस्ती व्यवस्था थी, वो ज़मींदार टैक्स वसूल करते थे। दूसरा व्यवस्था हमने देखा, क्या ध्यान है आपको, महालवारी व्यवस्था, ठीक है ना। उसके तहत ज़मींदारों को हटाकर महाल यानी कि कई गांव का समूह बनाया गया और समूह के मुखिया जो है टैक्स अदा करेंगे, ऐसा व्यवस्था किया गया, ठीक है। अब ये तीसरी व्यवस्था मोनरो व्यवस्था, वो दोनों व्यवस्थाओं को हटाकर सीधे किसानों से ही टैक्स लिया जाएगा, इस प्रकार से व्यवस्था की गई, जिसको रैयतबारी व्यवस्था कहा गया। अब ये सारे कुछ व्यवस्था, ये जो देखिए कई तरह के व्यवस्था लागू किया गया, लेकिन कोई भी व्यवस्था ढंग का नहीं था, ये सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। इसको ज़रा पढ़ते हैं, देखिए ज़रा ये व्यवस्था क्या है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उसमें समस्याएं दिखाई देने लगी। ज़मीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांव से भाग रहे थे, बहुत सारे क्षेत्र में गांव वीरान हो गए। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न और उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अंग्रेज चाहते थे कि जो नई व्यवस्था कायम की गई, अंततः ये रैयतबारी व्यवस्था, इस व्यवस्था के तहत किसान संपन्न बन जाएंगे, उद्यमशील बन जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कारण था उनका जो राजस्व का भार था, राजस्व बहुत ज़्यादा तय कर दिए, तो इतना राजस्व वो अदा नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से ये सारी व्यवस्थाएं फेल हो गई। आप बंदोबस्ती व्यवस्था को कहिए, महलवारी व्यवस्था को कहिए, या अंततः ये रैयतबारी जो व्यवस्था कायम की, इस व्यवस्था को कहिए, कोई भी कामयाब नहीं हुआ और सारा फेल हो गया, ठीक है ना। किसानों की स्थिति बद से बदतर होती गई। तो आज हम यहीं समाप्त करेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे नई बातें अब तक इस पाठ के अंतर्गत हमने जाना। इसके तहत कुछ प्रश्न होंगे, ठीक है ना। पाठ पूरा पढ़ने के बाद सारे प्रश्नों का जवाब देंगे, लेकिन आज जहाँ तक हमने पढ़े हैं, इस प्रसंग के अंतर्गत जितने प्रश्न का उत्तर बन सकता है, उन प्रश्नों का उत्तर हम आज इस अध्ययन के तहत हम देंगे, ठीक है ना। बाकी पाठ का जो शेष भाग है, हम अगले दिन यानी कि अगले टर्न पे इसको पूरा करेंगे। लेकिन जहाँ तक आज हमने पढ़े हैं, ठीक है ना, इस प्रसंग तक जो जो प्रश्न आ चुके हैं, उन प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए आपका ये पहला प्रश्न है, जोड़े बनाना। रैयत, आप देख रहे हैं, रैयत ग्राम समूह, महाल, किसान, निज रैयतों की ज़मीन पर खेती, रैयती बागान मालिकों की अपनी ज़मीन पर खेती, ठीक है ना। इसमें देखिए रैयत डायरेक्ट किसान, आपने अभी पढ़ा है, ध्यान देना होगा आपको, ये किसान से मिलेगा, ये महाल ग्राम समूह से मिलेगा, निज ये दो प्रसंग रह गया, ये इसको अगले टर्न पर बताया जाएगा, लेकिन जब आ गया है तो इसको भी बता देते हैं। निज रैयतों बागान मालिकों की अपनी ज़मीन पर खेती, ये निज के साथ मिलेगा, और रैयती होगा रैयतों की ज़मीन पर खेती। इस प्रकार से ये जोड़े बनेंगे, ठीक है ना। ये जो 2, 3, 4 खाली स्थान है, इस खाली स्थान को भी जो है हम अगले टर्न पर इसको भरेंगे, ठीक है ना। ये प्रसंग अभी आया नहीं है, इसलिए खाली बताना बेकार होगा, तो इसको हम पूरा कर लेंगे, उसके बाद करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये जो कुछ प्रश्न है, ये 3 प्रश्न आज जो हमने पढ़े हैं इसके अंतर्गत आ चुका है। ये 3 प्रश्न का उत्तर आज के पढ़े हुए प्रसंग के अंतर्गत आपको देना होगा। पहला है स्थायी बंदोबस्त के कुछ मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए, ये पहला प्रश्न आपका। दूसरा प्रश्न, महलवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी। राजस्व निर्धारण की नई मोनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई 2 समस्याएं बताइए, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको ये पाठ के अंतर्गत हमने ये बताया, और आपके हेल्प के लिए इसको थोड़ा सा और देखते हैं। ये पहला उत्तर आपका, ये जो जोड़े बनाना, आपको ध्यान देना है, जोड़े एरो से नहीं दिखाएंगे, बल्कि सही उत्तर सामने सामने लिख देना है, ठीक है ना। खाली स्थान को अभी पूरा करने के लिए मना किया गया है, अगले दिन हम पढ़ेंगे, उसके बाद उसको पूरा करना है। प्रश्नों को देखते हैं। देखिए प्रश्न है,
स्थायी बंदोबस्त के कुछ पहलुओं का वर्णन ये 4 पॉइंटों में दिया गया है। राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। जमींदारों को किसानों से राजस्व इकट्ठा कर कंपनी के पास जमा करने का काम दिया गया। अभी थोड़ी देर पहले इसको बताया गया। 3 व्यवस्था, ठीक है ना, पहले बंदोबस्ती व्यवस्था, फिर महलवारी व्यवस्था, फिर रैयतवारी व्यवस्था। तो ये स्थायी बंदोबस्त के बारे में बताया जा रहा है। फिर तीसरा पॉइंट है ज़मीनों की राजस्व स्थायी रूप से तय कर दी गई और किसानों से संबंधी अधिकार छीन लिए गए, जिससे किसान जमींदारों की दया पर निर्भर हो गई, मजदूरों की तरह अपने ही ज़मीन पर मजदूरों की तरह काम करने लगे। ये आपने इसका ये 4 पॉइंट देना है। फिर महलवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे लगती? देखिए दोनों व्यवस्था के बारे में आपने पढ़ा। महलवारी व्यवस्था यानी कि ध्यान देना होगा, महलवारी व्यवस्था ज़मींदारों को हटाकर यानी कि ग्राम समूह बनाया गया, जिसको महल कहा गया, यानी कि महल का मुखिया यानी कि ग्राम का मुखिया ही टैक्स अदा करेंगे, जबकि बंदोबस्ती व्यवस्था में ज़मींदार अदा करते थे। तो उसी को ये पॉइंट वाइज लिखा गया है। देखिए, बंगाल प्रेसिडेंस के उत्तर पश्चिम के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था 1822 में तैयार की और उन्होंने इस प्रकार से वो व्यवस्था दी। देखिए, गांव के एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह महल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया गया। इस व्यवस्था को स्थायी रूप से निश्चित नहीं किया गया, बल्कि उससे समय समय पर संशोधन का प्रावधान रखा गया। राजस्व इकट्ठा करने तथा कंपनी के पास जमा करने का काम जमींदारों के स्थान पर गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। अब बंदोबस्ती व्यवस्था का, राजा और तालुकदारों को जमींदारी के रूप में मान्यता दी गई। खेत के हिसाब से राजस्व निश्चित किया गया। पहला पॉइंट, जमीनों की राजस्व स्थायी रूप से निश्चित कर दी गई। इस राशि में संशोधन का कोई प्रावधान नहीं किया गया। राजस्व इकट्ठा करने तथा कंपनी के पास जमा करने का काम जमींदारों को सौंपा गया। यदि आपने पढ़ाई में ध्यान दिया होगा, जो मैंने जब पढ़ा रहा था, जो बताया, तो ये सारे उत्तर बिल्कुल क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब राजस्व निर्धारण की नई मूल्य व्यवस्था, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया गया। ये मूल्य व्यवस्था क्या थी और उसमें समस्या क्या पैदा हुई? देखिए, ज़मीन से होने वाली आय को बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा टैक्स तय कर दिया गया। किसान राजस्व नहीं चुका पा रहे थे और गांव छोड़कर भाग रहे थे। ये आपका पहला पॉइंट है। मूल्य व्यवस्था ने अफसरों को उम्मीद थी कि यह नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ तक आपको पूरा करना है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर आपके 5 तक। बाकी जो प्रश्न है, पार्ट शेष जितना रह गया है, उसको पूरा करने के बाद जो है शेष प्रश्न हम करेंगे, क्योंकि वो प्रसंग अभी आया नहीं है। तो अगले दिन नेक्स्ट टर्न पे आपका शेष भाग पूरा किया जाएगा और उसके बाद ही वो सारे प्रश्न तय करेंगे, यानी कि उत्तर लिखेंगे आप। ठीक है, तो इस प्रकार से आज यहीं तक हम समाप्त करते हैं। ठीक है ना, जल्दी से जल्दी काम पूरा करके आपको भेजना है। अभी काफ़ी शिकायत है कि बहुत से भैया बहन, बहुत से बच्चे हमारे काम नहीं कर रहे हैं, केवल 20% बच्चे काम कर रहे हैं। तो हमारे विद्यालय प्रबंधन की ओर से ये तय किया गया, स्कूल खुलने के बाद जिन बच्चों का काम अधूरा होगा, जो बच्चे इस दौरान काम नहीं करेंगे, उनका जो प्रवेश है उनको निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए आप सतर्क हो जाइए। कुछ मेरे ख्याल से अब तक 99% 8th क्लास में 99% बच्चे जो है जुड़ चुके हैं हमारे ऑनलाइन क्लास से। ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रहा है इससे जुड़ने के बावजूद भी जो काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए तो दंड का प्रावधान होगा ही और सख्त कदम उठाए जाने वाले हैं। इसलिए आप सतर्क हो जाइए, समय से काम पूरा करके हर विषय का अपने अपने टीचर के व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।